हेलो माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट पढ़ लिया था पूरा का पूरा। तो आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। अब उससे आगे का कवर करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे लंग्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं, किस तरीके से सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म भी हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। बेसिकली आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, लंग्स थॉरेक्स रीजन के अंदर होते हैं। थॉरेक्स कौन सा रीजन होता है? ये पूरा रीजन जो है अपना थॉरेक्स वाला रीजन होता है, उसके अंदर लंग्स हमारे सिचुएटेड होते हैं। अब एक आपको चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर क्या होता है? तो देखो, थोरेसिक चैम्बर एक तरीके से एक रूम टाइप समझ लो, जिसके अंदर हमारे लंग्स जो होते हैं बैठे हुए होते हैं। वो थोरेसिक चैम्बर आपका अलग अलग उससे बना हुआ होता है। अब कैसे बना हुआ होता है तो देखो कैसे है। देखो, अब आपका जो फ्रंट वाला, उससे आपको फ्रंट वाला याद रखना है कि जो फ्रंट वाला होता है अपनी इसमें वेंट्रल कहलाता है, ठीक है। जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको हम डॉर्सल बोलते हैं, और ये जो साइड्स वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल बोलते हैं। तो आप खुद देखो कि जो फ्रंट वाला है वेंट्रल साइड में जो है, इसको ये किससे कवर्ड है? अपने पास स्टर्नम है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं डॉर्सली देखूँ तो डॉर्सली क्या है अपने पास? वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। अब लेटरल साइड में आपको दिख ही रहा है क्या चीज़ है? ये रिब्स हो गए। और नीचे एक डोम शेप का, ऐसे गुंबद की शेप का क्या होता है यहाँ पर? डायफ्राम। तो ये हो गया ना, यहाँ पे लंग्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये रिब्स से कवर्ड है लंग्स, इधर से ये स्टर्नम है, डॉर्सली यहाँ पर अपने पास वर्टिब्रल कॉलम हो गया, नीचे डोम शेप का डायफ्राम हो गया अपने पास। तो ये क्या हो गया? पूरा एक चैम्बर सा बन गया है, और थॉरेक्स रीजन में इसलिए इसको थोरेसिक चैम्बर नेम दे दिया है, ठीक है। अब अगर हम इसे एनाटॉमिकली देखते हैं तो ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है। अब आप सोचोगे कि एनाटॉमिकली क्या मतलब, समझ में नहीं आया। तो देखो, मॉर्फोलॉजी तो होता है कि मतलब एक बाहर से जो चीज़ आप देखते हो उसको आप मॉर्फोलॉजी में ले लेते हो। एनाटॉमिकल मतलब जैसे कि कोई ऑर्गन का अंदर जो आपके है उसके अंदर का सेटअप क्या है ऑर्गन का, कि किस एंगल पे वो सिचुएटेड है, इस तरीके से। तो एनाटॉमिकली देखें तो ये जो अपना चैम्बर होता है ये एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट मतलब जिसके अंदर एयर पास नहीं कर सकती, आउट नहीं हो सकती इसमें से, ऐसा चैम्बर ही अपने पास होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना, इस तरीके से इसका सेटअप इस तरीके से होता है लंग्स का, इस थॉरेक्स में, कि अगर कोई भी थोरेसिक कैविटी क्या होता है? आपको बता चुकी प्रीवियस पार्ट में कि लंग्स जैसे कि यहाँ सिचुएटेड है, इसके अलावा जितनी भी स्पेस अब बचेगी उसे हम थोरेसिक कैविटी कहेंगे, ठीक है। तो जो थोरेसिक कैविटी में अगर कोई भी वॉल्यूम में चेंज होता है तो वो हमारी पल्मोनरी एक न्यू वर्ड है। तो पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से लंग्स को ही हम पल्मोनरी वर्ड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या हुआ कि थोरेसिक कैविटी में जो भी चेंज यहाँ पे वॉल्यूम में रिफ्लेक्ट होता है वो हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट हमारी ब्रीदिंग के लिए, हमारे सांस लेने के लिए इम्पॉर्टेंट भी अपने पास में यहाँ पर होता है, ठीक। अब देखो, इसके अंदर कुछ ऐसे ये वाले स्टेप्स भी हैं। ये स्टेप्स जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तब मैं आपको पूरा समझा दूँगी। अब हम चलते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे, ठीक है। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट इज़ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। नहीं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म का मतलब ही क्या होता है। ब्रीदिंग मतलब कि ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना। मैकेनिज्म मतलब उसका प्रोसीजर, कि कैसे आप वो चीज़ कर रहे हो। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, फिर आप दो चीज़ें समझो कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या होता है। इंस्पिरेशन अपने पास क्या है कि जब आप चीज़ को सांस को ब्रीद इन कर रहे हो, मतलब कि हवा अंदर ले रहे हो, मतलब जो आपकी एटमॉस्फेयर में हवा है उसे आप अंदर ले रहे हो। एक्सपिरेशन मतलब आप ब्रीद आउट कर रहे हो, मतलब कि एक तरीके से हवा को बाहर छोड़ रहे हो, एल्व्यूलर एयर को बाहर छोड़ रहे हो। आधे लोग तो एल्व्यूलर एयर ही सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ हो गई। तो देखो, आपका बाहर एयर जो है एटमॉस्फेयर में, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस होती है। आप क्या करते हो? ऑक्सीजन गैस को अंदर लेकर आते हो, अपने टिश्यूज़ तक आप लेकर आते हो कि आपके टिश्यूज़ को उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन गैस आपकी कहाँ से होती हुई आती है? एल्व्यूलाई से होती हुई आएगी, फिर एल्व्यूलाई से ब्लड में जाएगी, फिर ब्लड उसको कहाँ देता है? टिश्यूज़ के अंदर देता है। सिमिलरली प्रोसेस किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। क्या होता है कि टिश्यूज़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं ब्लड के अंदर,
और फिर ब्लड से जो वो एल्वियोली तक पहुंचाते हैं उसको, और एल्वियोली से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है अपना एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये एल्वियोली जो है ना, एल्व्यूलर एयर जो है वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, एल्व्यूलर एयर। तो एक्सपीरेशन में मोस्टली एल्व्यूलर एयर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज आउट किया जाता है। अब इसका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि अब ये जो इंस्पिरेशन और ये एक्सपीरेशन आप कर रहे हो ना, इसमें अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कैसे करते हो, मतलब ब्रीद इन या ब्रीद आउट आप किस तरीके से कर रहे हो, कैसे हो पा रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट की मदद से ये आप करते हो। आपको प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पर बनाना पड़ता है। ठीक है, किसके बीच में यहाँ पे बनता है, लंग्स और अपने एटमॉस्फेयर के बीच में ये आप बनाते हो प्रेशर ग्रेडियंट। अब यार देखो, ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना, ये मैं पूरा आपको जब प्रोसेस समझाऊंगी इंस्पिरेशन का एक्सपीरेशन का तब बढ़िया से समझाऊंगी। बाकी अभी आप इसको ध्यान रखो कि प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है यहाँ पर अपना इसमें इसको मेंटेन करने में आपका डायफ्राम, ठीक है, और जो एक्सटर्नल या इंटरनल, कौन सी वाली मसल होती है, एक्सटर्नल या इंटरनल, इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल जो होती है ये हेल्प करती हैं। यहाँ पे कॉस्टल का मतलब क्या होता है, रिब से रिलेटेड होता है। ठीक, तो डायफ्राम और एक्सटर्नल या इंटरनल कॉस्टल मसल्स जो होती हैं ये अपने पास में होती है। ठीक है, कॉस्टल वर्ड किससे रिलेटेड होता है, रिब से रिलेटेड होता है। ये दोनों मदद करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में। आपको अभी ये एक्सटर्नल या इंटरनल कॉस्टल मसल में दिखाती हूँ कि कैसी होती हैं। देखो ये रही, ये आपके रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये जो हमारा रिब है ना, ये रिब्स हो गए, इनके बीच में ये जो है मसल अपने पास में होता है, इसके बीच में ये मसल प्रेजेंट होती है। ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है, ये इनर इंटरकॉस्टल हो गई। ओके, तो इससे आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा ये मसल वाला पोर्शन भी आपका। अब मैं आपको पूरा का पूरा ये अपने पास ये पूरा इंस्पिरेशन वाला प्रोसेस आपको समझाती हूँ। देखो, इंस्पिरेशन के अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहले इसको समझने से पहले आप एक वर्ड समझ लो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा का मतलब समझ में आता है, चलो मैं समझाती हूँ। जैसे ये एक सेल है और ये दो सेल हैं, ठीक है। इंटर का भी समझा देती हूँ साथ ही साथ, और इंट्रा भी बहुत काम की चीज़ है। इंट्रा मतलब कि सेल के अंदर जितना भी चीज़ होगी उसके लिए मैं इंट्रा का यूज़ करूँगी, इंट्रा वर्ड का यूज़ करूँगी। और इंटर मतलब दो सेल के बीच की बात हो रही है, ठीक है, खाली सेल से रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि मैंने इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोला है, तो पल्मोनरी का मतलब लंग। तो एक तरीके से इस पूरे वर्ड का मतलब तो ये हो गया कि जो लंग के अंदर का प्रेशर होता है ना, उसको हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। बट जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया। जैसे आपके दो स्कूल्स के बीच में जो कंपटीशन होगा उसको आप इंटर स्कूल कंपटीशन बोलोगे, किसी भी चीज़ का होगा। और इंट्रा मतलब कि जब आपके स्कूल के अंदर, खुद के स्कूल के अंदर कोई कॉम्पिटिशन होगा आपस में ही, वो इसके लिए आप इंट्रा यूज़ कर लोगे। अब हम इंस्पिरेशन वाले प्रोसेस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में अब इंस्पिरेशन के अंदर आप क्या समझोगे, देखो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेज, एयर जो होती है उसमें काफ़ी सारी गैसेज होती हैं, ठीक है, जिसमें से आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी होती है, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। ये मैंने अभी जस्ट बताया कि ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ना। हमारे टिश्यूज़ को चाहिए होती है अंदर ऑक्सीजन की, हमें ऑक्सीजन मिले, ठीक। और आपको ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल हो जाती है, इसलिए उसको आपको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि इंस्पिरेशन के अंदर आपको जैसे कि एयर को अंदर लेना है, एयर को अंदर लेना है आपको जैसे कि, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को जब आपको अंदर लेना है, टिश्यूज़ तक पहुंचाना है। इंस्पिरेशन, पहले इंस्पिरेशन समझने के लिए आप ये बताओ, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इंस्पायर करना, एयर को अंदर लेना, ठीक है। अब आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा होगी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है,
वहीं हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ होंगे वो क्या कर रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारी लंग्स हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ठीक। तो एक तरीके से बाहर अपनी ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग के अंदर ज़्यादा है। इसको और ऐसे समझ लो प्रेशर का, कि प्रेशर इसका बाहर ज़्यादा है और यहाँ पे इसका प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो प्रेशर, ये इसमें प्रेशर अपने पास हो गया। तो देखो एक चीज़ देखना कि यहाँ पर जब इसका यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और इसका यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो आप मुझे खुद बताओ, जैसे एक रूम ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप भी वहीं पर ही हो, दूसरा रूम भी ऐसा है जिसके अंदर यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आप खुद बताओ, आपका खुद का मन नहीं करेगा ना कि आप दूसरे रूम में भी जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जाओ। तो इसी तरीके से O2 क्यों चाहेगा कि मैं ऐसे ही यहाँ पे जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो वहाँ पर आओ। तो आप प्रेशर ग्रेडियंट एक तरीके से ऐसे समझ लो कि प्रेशर का मतलब हाई प्रेशर या लो प्रेशर का पूरा इसमें रोल होता है, ठीक है, कि चीज़ वहीं जाती है जहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली जगह पर ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो अब एक तरीके से मेरे टिश्यूज़ जो हैं चाहते हैं कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन भेजो, है ना। तो अब ऑक्सीजन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पे कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जब तक कम नहीं होगा मेरी ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगी। ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर में क्यों आएगी। तो ये जो प्रेशर आपको कम करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे ये कैसे, ये कहाँ से लेके आए। तो देखो यार, तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा 11th में, 12th में, या फिर अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें, कि जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे वॉल्यूम कम होती है, और जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होती है। ये आपने पढ़ा ही होगा, या फिर इसका रट्टा मान लो अगर नहीं पता है तो, ठीक है। तो आपको अगर जैसे यहाँ पे प्रेशर कम करना है तो वॉल्यूम बढ़ा दो। अब आप वो कैसे करोगे, तो देखो इंस्पिरेशन में सबसे पहले आपको वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। आप क्या करोगे, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन कर दोगे, ठीक है। डायफ्राम का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करोगे, इससे क्या होगा, इसकी मदद से आपकी एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। थोरैसिक चैम्बर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगी, ठीक। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको मसल्स बताई थी, जो स्पेशल सेट ऑफ मसल था आपका, इंटरकॉस्टल जो मसल्स थी अपनी, है ना, वो भी क्या करेंगी, आपके रिब्स और स्टर्नम को क्या कर देगी, लिफ्ट अप करेंगी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। उससे भी क्या होगा, थोरैसिक चैम्बर में क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है। इसकी मदद से जब इतनी वॉल्यूम बढ़ गई, आप मुझे खुद बताओ, कोई चीज़ इतनी थी अब वो इतनी हो गई तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। तो प्रेशर अब कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इतनी सी उसमें जब प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम क्योंकि कम थी उस टाइम, अब वो जगह बढ़ गई है तो वॉल्यूम तो ऑफ कोर्स ज़्यादा बढ़ गया, तो प्रेशर कम हो गया ना। अब आपकी जो ऑक्सीजन है वो आराम से लंग्स में आ सकती है और लंग्स से फिर टिश्यूज़ में जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्या होता है, ये इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। पर बात यहीं तक ही नहीं रुकती है। होता क्या है, आपका थोरैसिक चैम्बर का जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि थोरैसिक कैविटी में कोई भी चेंज होता है वो रिफ्लेक्ट होता है कहाँ पे, पल्मोनरी कैविटी के अंदर, ठीक है। तो पल्मोनरी कैविटी में भी क्या होगी, जब थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ रही है तो पल्मोनरी कैविटी की भी वॉल्यूम बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी जो एयर है वो बाहर से अंदर आ जाएगी। इस तरीके से इंस्पिरेशन आपका हो जाता है, ठीक है। दूसरा वहीं पर ही आता है आपका एक्सपीरेशन, ठीक है। एक्सपीरेशन में क्या होता है, सारी चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी। डायफ्राम आपका क्या हो जाएगा, जिस पोजीशन पे डायफ्राम आपका रिलैक्स होगा, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट था ना, अब रिलैक्स हो जाएगा। आपके जो मसल्स के सेट्स थे वो भी यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। और बचा क्या, आपकी जो रिब्स और स्टर्नम्स थे, आपके रिब्स और स्टर्नम वगैरह थे, वो भी क्या होंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, अब आपकी वॉल्यूम इतनी बड़ी हुई थी, सारी चीज़ें क्या होंगी, सारी की सारी, जब आपकी वॉल्यूम बड़ी हुई थी तो प्रेशर कम था, तब उससे इंस्पिरेशन हुआ। अब इतनी ही जगह में आपने सभी चीज़ों को क्या कर दिया है, वापस से नॉर्मल पोजीशन पे सब लिया है। अब क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गई,
तो प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन भी ज़्यादा हो जाएगी, दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब क्या होगा, अब बोलेगी ऑक्सीजन तो जाने से हटी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप ब्रीथ आउट करते हो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, ब्रीथ आउट करते हो। दैट्स हाउ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन अकर्स। क्या होगा यहाँ पर, ब्रीथ आउट आप कैसे करोगे, ये सारी चीज़ नॉर्मल पोजीशन पे आएंगी, थोरेसिक चैम्बर की आपकी वॉल्यूम कम होगी, इससे पल्मोनरी कैविटी की भी वॉल्यूम कम होगी, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्रीथ आउट होगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इंस्पिरेशन के अंदर जो आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, ठीक है, वो प्रेशर कम होता है, इस वजह से आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो। वहीं एक्सपीरेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम आपकी क्या हो जाती है, वॉल्यूम आपकी कम होती है, जिसकी वजह से ब्रीथ आउट करते हो। मैं आपको डायफ्राम की एक बार पोजीशंस भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से अपने पास ये डायफ्राम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में होता है। इन्हेलेशन में ऐसे होता है, एक्सहेलेशन में डायफ्राम ऐसे होता है। देखो ये कॉन्ट्रैक्टेड है इन्हेलेशन में, और एक्सहेलेशन में देखो ये रिलैक्स्ड हो गया है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया है सब कुछ। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब आगे चलते हैं। आपको आगे पढ़ना है कि इसमें अपने पास सारी चीज़ें हो गई, बस एक चीज़ बच गई है कि आपने खुद ने एक बार नोटिस किया होगा कि जब आप फोर्सली एक इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हो, ठीक है, मतलब ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हो, जैसे कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो चेकअप वगैरह के लिए, तो वो स्टेथोस्कोप पीछे आपकी कमर पे लगाते हो, फिर आपसे बोलते हैं कि सांस लो, तो आप काफ़ी सारी सांस अंदर लेते हो या छोड़ते हो। तो उस टाइम पे आपने अपने एब्डोमेन में भी कुछ चेंजेस, वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत तो वो नज़र आई होगी, अब महसूस हो गई होगी, फीलिंग हो गई होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर एब्डोमेन में भी आपके एडिशनल मसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपकी इंस्पायर या फिर एक्सपायर करने की एबिलिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एब्डोमेन में भी एडिशनल मसल्स हैं जो इंस्पायर या एक्सपायर करने की एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक एवरेज ह्यूमन जो होता है, जो हेल्दी ह्यूमन होता है, वो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट यहाँ पर ब्रीथ करता है, मतलब आप 12 से 16 बार ब्रीथ कर लेते हो हर एक मिनट के अंदर। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर। ठीक है, कि आपके लंग के अंदर कितनी, मतलब आप कितनी सांस अपने अंदर लेके जा रहे हो या कितनी सांस आप बाहर वॉल्यूम छोड़ रहे हो, ये लंग के अंदर जो है इस चीज़ को मेजर करता है, एस्टिमेशन लगाता है उस चीज़ का। स्पायरोमीटर इसलिए होता है, इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी चीज़ आपके जो पल्मोनरी फंक्शंस हैं, कि लंग के फंक्शंस कैसे चल रहे हैं, वो भी ये यहाँ पर अपने पास निकाल लेता है। तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब एक बार मैं आपको पूरा समझाती हूँ दोबारा से कि ये आपका देखो थोरेसिक चैम्बर है। ठीक है, इस थोरेसिक चैम्बर के अंदर आपके लंग्स हैं। ठीक, ये जो लंग्स हो गए अपने पास, एनाटॉमिकली आप देखोगे ये एक एयर टाइट चैम्बर है। फिर एक रफ आइडिया मैंने यहाँ दे रखा है कि आगे ये वेंट्रली बाय स्टर्नम है, लेटरली यहाँ पर अपने पास रिब्स हो गए, पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोरेसिक चैम्बर कैसे कैसे बनता है, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स, लोअर साइड में एक डोम शेप का डायफ्राम अपने पास होता है। फिर ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझाया आपको कि ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन आते हैं। इंस्पिरेशन में आप एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ले रहे हो, एक्सपिरेशन में एल्व्यूलर एयर को बाहर छोड़ रहे हो। प्रेशर, आपको प्रेशर ग्रेडियंट का समझाया कि प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम कम होती है, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और एक्सपिरेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, जैसे डायफ्राम और स्पेशल सेट ऑफ मसल्स हैं, जिसमें मसल्स में आपके देखो मसल होती है इंटरकॉस्टल मसल। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल मैंने आपको शो करी थी कैसे कैसे वहाँ पे होती हैं, वो चीज़ हो जाएगी। ये दोनों रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या करती हैं, ऐसे ग्रेडियंट्स में जनरेट करने में उनको हेल्प करती हैं। बाकी कॉस्टल वर्ड का मतलब इंट्रा इंटर मैंने आपको समझा ही दिया। फिर आपको मैंने
इसमें समझाया एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन प्रोसेस मैंने आपको समझाया कि इसमें सबसे पहले क्या है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से थोरेसिक चैम्बर के अंदर वॉल्यूम अपने इंक्रीज़ होगी एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में। वहीं आपका जो क्या नाम है इंटरकॉस्टल मसल्स हैं एक्सटर्नल वाले, उनका कॉन्ट्रैक्शन भी होता है जिससे रिब्स और स्टर्नम अपने पास लिफ्ट अप होते हैं, ये लिफ्ट अप करते हैं उनको, जिससे आपका डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। अब आप खुद बताओ, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज़ तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगी एंड इन ऑल इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और वो कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जिसकी वजह से एयर जो होती है लंग्स के अंदर आती है एंड दैट्स हाउ इंस्पिरेशन अकर्स। वहीं एक्सपिरेशन में सारा उल्टा कर देना, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएंगे, रिब्स स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, इंट्रा पल्मोनरी जो वॉल्यूम है वो कम होगी जिसकी वजह से आपका जो मतलब आपका थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम होगा जिससे इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगी, तो जो प्रेशर अंदर होगा लंग्स के वो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से क्या होता है, लंग से बाहर एयर चली जाती है, उसे हम एक्सपीरेशन कहते हैं। फिर एब्डोमेन में आपकी एडिशनल मसल्स होती हैं जो क्या करती है, जिनके पास एक तरीके से एबिलिटी होती है, वो इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती हैं, बढ़वाती हैं। और एक एवरेज ह्यूमन जो होता है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, वो कितना 12 to 16 टाइम्स पर मिनट यहाँ पे ब्रीथ करता है। स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्लिनिकल असेसमेंट करते हो, पल्मोनरी फंक्शंस को चेक करते हो, साथ ही साथ जो वॉल्यूम इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग मूवमेंट्स में उसको भी आप एस्टिमेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ एक बार फटाफट से रीडिंग लगा लेते हैं एनसीईआरटी की ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। लंग्स यहाँ पे थोरेसिक चैम्बर के अंदर सिचुएटेड है, एनाटॉमिकली कैसा है, एयर टाइट चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर यहाँ पे कैसे बना है, डॉर्सली किससे बना है, वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली किससे बना है, स्टर्नम से, लेटरली किससे बना है, रिब्स से, और लोअर साइड में क्या है, डोम शेप का डायफ्राम है। इसका सेटअप इस तरीके से होता है थॉरेक्स के अंदर लंग्स का कि कोई भी अगर आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम में चेंज होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा किस में, लंग या पल्मोनरी कैविटी के अंदर, और ऐसा अरेंजमेंट आपके ब्रीथिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में आते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर आपको पढ़ना है कि ब्रीथिंग में 2 स्टेजेस होती हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जिसमें जब एटमॉस्फेरिक एयर है उसको आप अंदर लेते हो, एक्सपिरेशन जिसमें एल्व्यूलर एयर को आप बाहर छोड़ते हो। अब जो मूवमेंट होता है एयर का अंदर या फिर बाहर, ये कैसे बनता है, प्रेशर ग्रेडियंट जो मैंने आपको समझाया डिटेल में पूरा, उससे होता है। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में आप क्या बनाते हो, प्रेशर ग्रेडियंट्स बनाते हो। इंस्पिरेशन यहाँ पे कब हो सकता है, जब प्रेशर लंग्स के अंदर, मतलब कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है वो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए। मतलब हाँ, नेगेटिव प्रेशर भी आप कह सकते हो कि ये होता है लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखें तो। सिमिलरली आपका एक्सपिरेशन कब होगा, जब आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। डायफ्राम और स्पेशल सेट ऑफ मसल्स यानी कि एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरकॉस्टल जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ये ऐसे ग्रेडियंट्स की जनरेशन में हेल्प करती हैं। अब इंस्पिरेशन का प्रोसेस बता रखा है कि कैसे होगा। तो इंस्पिरेशन जो होता है, पहले डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का जिससे रिब्स और स्टर्नम वगैरह लिफ्ट अप होंगे। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा, फिर स्टर्नम वगैरह लिफ्ट अप होंगे तो उनसे डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगी। पूरा ओवरऑल इंक्रीज जो हो रहा है थोरेसिक वॉल्यूम में, इसकी वजह से आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा। जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम में इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से जो एयर है वो बाहर से अंदर आ जाती है लंग्स में, इसी को ही हम इंस्पिरेशन कहते हो। वहीं एक्सपिरेशन में रिलैक्सेशन होगा सब चीज़ों का, लाइक डायफ्राम का, इंटरकॉस्टल मसल्स का, डायफ्राम अपनी प्लेस पे आएगा, स्टर्नम भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, और थोरेसिक वॉल्यूम जिससे कम हो जाएगी, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगी। अब आपका जो पल्मोनरी प्रेशर है इंट्रा, वो बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिससे क्या होगा, एयर आपके बाहर, हवा बाहर चली जाएगी लंग से, एक्सपिरेशन हो जाएगा। अब आपकी एब्डोमेन में भी है कि हम
हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि हम स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करते हैं इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन की विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। मतलब हमारी एब्डोमेन में क्या है, कुछ एडिशनल मसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है, 12 से 16 टाइम पर मिनट्स, ठीक है। फिर वॉल्यूम एयर की जो इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग मूवमेंट्स में वो आप निकाल सकते हो। स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे यूज़ करके कि आपकी लंग में कितनी वॉल्यूम आप एयर की लेके जा रहे हो या बाहर छोड़ रहे हो। और इससे साथ ही साथ में पल्मोनरी फंक्शंस की भी आप चेकिंग करते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।